2 दिन बाद उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मुकेश थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। मुकेश कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वह सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस के दौरान मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को यह खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। और यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम मुकेश होता है और दूसरे का नाम राजेश होता है। मुकेश और राजेश एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है और वह मुकेश से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, मुकेश को अपना दिल दे बैठती है और दोनों एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ रहने लगते हैं। मुकेश जब अपना टिफ़िन लेकर जाता है तो उसके टिफ़िन से कहीं ना कहीं गीता भी खा लेती है। और जब गीता लेकर आती है तो मुकेश भी निकाल के खा लेता है। मतलब यह कहें कि दोनों की दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं ना कहीं अब औरों को भी नज़र आने लगा था। मुकेश का जो दोस्त होता है राजेश कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की गीता से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड हमारी है तो हम आपको यह फिर हम तुम उससे बात क्यों करवाएं। कहीं ना कहीं वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम तुझसे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते। इस बात से कहीं ना कहीं राजेश नाराज़ हो जाता है और उसी समय मुकेश के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर राजेश उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है, उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वह गुजर जाता है और इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मल तरीके से गला दबाकर ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद मुकेश के बेड पर जाके सुला भी देता है। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है
पुलिस मौके पर बर्दाश्त होती है पहुंचती है और चूंकि उसी समय मुकेश उस रूम में पहुंचता हुआ होता है और मुकेश की गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है। मुकेश यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये जो कृत्य हुआ है इसको किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौके पर वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। मुकेश की गिरफ्तारी होती है, मुकेश को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होने लगती हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़के के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसके गले दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़के के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी को डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाती है। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर कहीं ना कहीं से और सबूत के बेस पर मुकेश को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वह भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। 2 दिन बाद उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब मुकेश 2 दिन बाद तुम्हारी फांसी होनी है और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी यह कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आखिरी क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मुकेश थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो हमारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। मुकेश कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी। और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और कहीं ना कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को यह खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ तुम एक बेड पर सो जाओ। उसकी पत्नी घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं ना कहीं वह ज़रूर दोषी होगा। इस चीज़ में तभी कानून भी उसको दोषी मान चुकी है।
तो चलते हैं, और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं चाहती हूँ। कहीं न कहीं इस बात को सोच के पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है, और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है, ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ एक दूसरे से यह दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वह कहीं ना कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको साफ साफ सुन पाए। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं न कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देख के पति भी रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मुकेश? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने यह कृत्य किया? और अगर कृत्य किया भी तुमने, किसी से प्रेम अगर किया भी, तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से यह पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बात हो गई थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति मुकेश थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलना प्रारंभ करता है, क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो, या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस कृत्य के लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं। मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं। यह बात भारत का कानून है, सच और सबूत के बल पर कहीं ना कहीं किसी को सज़ा सुनाती है। इस बात से कहीं ना कहीं जितना भी सबूत है, जितना भी सच है, वह हमारे अगेंस्ट मिला है। इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात था, आखिर क्या बात है, तुम वह बात बताओ, उसकी पत्नी यह पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वेंशन हो रहा होता है, जो भी बातचीत चल रहा होता है, यह बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। मुकेश बोलना प्रारंभ करता है, हमारी कंपनी में जहां हम और राजेश दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है। और गीता से हमारी दोस्ती हो जाती है, इतना कि वह हमारा टिफ़िन खा लेती है और हम उसका टिफ़िन खा लेते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था, जो कि मुकेश अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी पूछती है फिर उसके बाद क्या हुआ, तो कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद गीता हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं और नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं राजेश भी पहले से उस रूम पर पहुंचा होता है और हम बाज़ार सब्जी लेने के लिए गए होते हैं। इस बीच राजेश उसके साथ क्या किया नहीं किया, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तब तक गीता का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहाँ से राजेश फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि गीता का डेड बॉडी मिला था।
इस बात को लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय, सच, कानून, यह सब हमारे खिलाफ होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहकर वह रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, इस बात को सुनकर वे लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से यह सारा कुछ सुन रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों तक जो आवाज़ जा रही होती है, इन सब बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब के भी आंख में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। मुकेश आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून अंधा होता है और कहीं न कहीं यह अंधा कानून ही है जो साबुत मौके पर मिली उस बेस पर हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोलकर मुकेश फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमहीन हो जाता है। सब लोग रो रहे थे। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेल के जितने भी स्टाफ हैं, सब लोग रो रहे थे। इस घटना को देख के जाते समय पत्नी पति को देखती है और पति अपने पत्नी को, मतलब मुकेश अपनी पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी मुकेश को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो वह फिर वहाँ से पहुँच जाती है और न सिर्फ पहुँचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पति देव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊँ। जेलर साहब इस बात की अनुमति दे देते हैं। 1-2 मिनट और बात होती है। इसके बाद फिर से वह जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा यह आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कानों कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत की कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्ड को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक यह ख्याल आता है कि आज एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान कहीं ना कहीं फिर आज एक निर्दोष को फांसी दे देगी। 2 दिन बाद मुकेश को फांसी हो जाएगा, जो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी पर पहुंचाया जाएगा, अचानक से पूरे महक से इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे जज भी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वो उस वॉइस रिकॉर्डर को कहीं ना कहीं वहां पर चलाते हैं
उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर भारत का कानून यह क्या करने जा रही थी, और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो उसका दोस्त राजेश है। तो फिर मुकेश को फांसी क्यों, इस बात की चर्चा वहाँ पर होने लगती है और सब लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं अब मुकेश को रोका जाएगा और राजेश को फांसी के फंदे पर पहुँचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना मुकेश के घर जाती है कि तुम्हारे पति को रिहा कर गया है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत पर फिर से दोबारा से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई यह था कि राजेश ने गीता का कत्ल किया था, ना कि मुकेश ने। अब क्योंकि परसों फांसी होनी होती है, मुकेश को इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है राजेश को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और राजेश को पकड़ लेती है। राजेश को न्यायालय में लाया जाता है और न्यायालय से राजेश को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। कहीं न कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल राजेश को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और राजेश को फांसी हो जाती है और मुकेश को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला, अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेके आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है। भारत की संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे पर पहुंचाती है, और अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या यह आम आदमी के लिए सही है या नहीं है। इस पूरे कहानी को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, यह कहानी कोई सच्ची घटना नहीं है, यह कहानी बस एक मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आप लोग इस कहानी को सीरियस मत लेना, क्योंकि यह कहानी सच्ची घटना नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे अंत तक जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।